स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा छत्तीसगढ़ की सड़कों के विकास के लिए दी गई 11,000 करोड़ की मंजूरी पर कहा कि अच्छी सड़कें विकास को तेज रफ्तार देती है। हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए संकल्पित है। निश्चय ही इस स्वीकृति से प्रदेश के आवागमन, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। समीक्षा बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी उनके विभाग से परियोजनाएं चल रही हैं उस पर विस्तार से समीक्षा हुआ। और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपए सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केसकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपए होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जिसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उसी तरह से एनएचआई के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उरगा पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने निर्देशित किया है। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड मार्ग को 1 माह के अंदर उसकी एजेंसी निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है। और रायपुर शहर के अंदर टाटीबंध से तेलीबांधा मार्ग के अंदर 3 ग्रेट सेपरेटर की भी उन्होंने स्वीकृति दी है, जो सरोना उद्योग भवन और तेलीबांधा में बनेगा और इसकी लागत 680 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपया होगा। इसके अतिरिक्त 3 नए प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी, उसकी भी स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति उन्होंने दे दी है और डीपीआर बनाने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य का दिन था छत्तीसगढ़ के लिए कि आदरणीय गडकरी जी ने हम लोगों को इतने सारे सौगात दिए हैं। और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सैन्य प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे आप लोगों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कहा कि हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-19 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसे उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने अपने परिवार के साथ प्रदर्शनी के सहभागी बने, बच्चों को साथ अवश्य लाएं ताकि हमारी नई पीढ़ी अपने देश की ताकत से परिचित हो पाए, उन्हें भी सेना से जुड़कर देश सेवा करने की प्रेरणा मिले। बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रदर्शनी में हमारे जाबाज सैनिक पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे। और सरकार के दावों की पोल खुल गई है। प्रधानमंत्री आवास से हितग्राहियों ने गंभीर आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ प्रधानमंत्री जल मिशन योजना सिर्फ झूठे वादे हैं। हितग्राहियों के साथ छलावा किया जा रहा है। सालों से एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों ने पानी और जरूरी सुविधाओं को लेकर निगम जोन 9 का घेराव किया। सुशीला बबला धीवर पार्षद के नेतृत्व में निगम जोन 9 का घेराव किया गया है। लोगों के कई सवाल हैं। लोगों का कहना है कि 8 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका अब तक आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री आवास बनाकर उनके मूलभूत सुविधा, लाइट, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था कौन करेगा। 4 वार्ड में जितने भी ठेकेदार हैं, कुछ ठेकेदार काम छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, अब काम कौन करेगा। 2 क्षेत्र को मिलाकर एक वार्ड बनाया गया है, लेकिन दोनों क्षेत्र में अंधेरा कायम है। मूलभूत सुविधा, लाइट की व्यवस्था कौन करेगा। सेंसिटिव क्षेत्र है, क्राइम चरम पर है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इस तरह के कई सारे सवाल लोगों ने खड़े किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, यहां जिस तरीके से हितग्राहियों के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन यहां तमाम दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। पीएम आवास हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। जी, आपको बता दें कि ये बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर हितग्राहियों ने खड़ा कर दिया है। हितग्राहियों का आरोप है कि उन लोगों को एक तरफ प्रधानमंत्री की जल मिशन योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल है और प्रधानमंत्री आवास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। दोनों में भी उनकी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन दोनों की जगह बड़ा सवाल हितग्राहियों द्वारा खड़ा किया जा रहा है। सालों से एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, ऐसा हितग्राहियों का कहना है। इसको लेकर हितग्राहियों द्वारा आज राजधानी की नगर निगम जोन क्रमांक जोन 9 का घेराव किए हुए हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि हम लोग सालों से सिर्फ आश्वासन मिलता है अधिकारियों से, नेताओं से। नेता लोग आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं की वादों की पोल खोलता यह प्रधानमंत्री आवास जो राजधानी में, ये बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर अब खड़ा हो गया है। लेकिन क्या वजह रही? 8 साल हो चुके हैं। जो लोग हितग्राही हैं, जो सुविधाओं से वंचित है, केवल नाम के लिए उन्हें सुविधा और योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनका कहना है 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। जी, जो जनता के पैसे का सीधा दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। हाट बाजार बनाया गया, हाट बाजार 8 साल से बनकर कंप्लीट हुआ है, लेकिन अब हाट बाजार सिर्फ जो है देखने के लिए ही, उसको सिर्फ एक ऑफिस बनकर रह गया है, न उसका अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, जिससे आए दिन सज्जू की तरफ जो है जाम की समस्या भी खड़ी होती है। एक तरफ सरकार दावे करती है, स्वच्छता अभियान की बात करती है और मटन चिकन की दुकानें जो है वो बंद में चलनी चाहिए। सड़क पे मटन चिकन की दुकानें देखने को मिलती है। तो कहीं न कहीं सवाल सरकार के दावों का पोल खोलता हुआ राजधानी रायपुर का सज्जू एरिया भी नजर आता है। बात करें प्रधानमंत्री योजना की, उसको लेकर हितग्राहियों द्वारा सालों से जो है गुहार लगाई जा रही कि इनको पानी, पीने का पानी मुहैया नहीं होता। और एक बड़ा आरोप उन लोगों द्वारा लगाया गया है कि हमारे हिस्से का पानी जो है प्राइवेट सेक्टरों को बेचा जा रहा है निगम के ऊपर। ये बड़ा इल्जाम आज देखने को मिला है हितग्राहियों की। बिल्कुल, निगम जोन का घेराव भी किया गया है, तो क्या इसको लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया जोन की तरफ से, निगम की ओर से आई है? क्योंकि वो आरोप भी लगा रहे हैं, जो हितग्राही है वो आरोप लगा रहे, घेराव कर रहे हैं। उनका जो हितग्राही है उनका कहना यह है कि हम लोग लगातार 1 साल से कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जिनके दरवाजे पर हम लोग गुहार नहीं लगाए हैं।
और निगम की बात कर लें तो निगम में लगातार वो लोग आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्या का निदान कहीं नहीं हो पा रहा है। तो ये सीधा सीधा सवाल जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया कि उनकी महत्वाकांक्षी योजना को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वही प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को पीने के पानी के लिए दर दर की बिल्कुल डबल इंजन की सरकार जहां एक तरफ बड़े बड़े वादे करती है, वहीं योजना का पर्दाफाश भी यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने पीएम आवास योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। हालांकि उनकी सुविधाओं को कब देखा जाएगा, कब ध्यान दिया जाएगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में मनोज बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की न्याय यात्रा चौथे दिन सारा गांव में पहुंचकर समाप्त हुई। चौथे दिन की इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ ने शानदार बातचीत करते हुए बताया कि पीसीसी चीफ ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बेलगांव प्रदेश में बढ़ते अपराध सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। कवर्धा में हुई हिंसा को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि कवर्धा हिंसा में अधिकारियों को बदल देने का स्वागत, और इसी के साथ कई सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की आज शानदार चौथा दिन है और चौथा दिन रनिंग में आज सारागांव जाके रुकेगी। फिर कल 2 दिन बाद के 5वां और 6वां 2 तारीख को गांधी जयंती समापन होगा। छत्तीसगढ़ की बेलगाम अपराध, बढ़ती अपराध, सरकार की नाकामी, सरकार की विफलता, लगातार घटती घटनाएं, निर्दोष लोगों की हत्या, निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी, महिला सुरक्षा, बहुत सारे मुद्दों को लेकर, सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है और गुस्सा भी है। चाहती सरकार और गृह मंत्री चाहते तो तीनों घटनाएं रुक सकती थी। पहला मौत भी नहीं होती, दूसरा घर जलाने से वो मौत भी नहीं होती, और तीसरा तो पुलिस के गिरफ्तारी और पुलिस के लॉकअप में पिटाई से हुई है। मतलब सीधा सीधा है कि सरकार, शासन और प्रशासन अब जज का काम भी कर लिए, फैसला मौत की सजा देने का उनको हक मिल गया है कि कब से मिल गया है। मैं पूछना चाहूँ, साहू समाज के 3 बेटों की हत्या और जिस तरह से पुलिस लॉकअप में मौत हुई, इसके लिए तो पुलिस प्रशासन और सरकार और गृह मंत्री जिम्मेदार और दोषी हैं। दोषियों के खिलाफ में FIR होना चाहिए और सीधा सीधा हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप पूरे थाना बदल दोगे, 2 सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दोगे, SP कलेक्टर बदल दोगे तो न्याय मिल जाएगा। कल रोहालडीह की माता बहनें आए थे, हमको न्याय चाहिए, गांव में शांति चाहिए, ये उन्होंने कहकर गए हम लोगों से। तो पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, हम न्याय के लिए बिल्कुल हर समय उनके लिए संघर्ष करने का तैयार है। हमारे साथ बने हुए मनोज, जिस तरीके से कांग्रेस की न्याय यात्रा लगातार जारी है, अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है, लेकिन पीसीसी चीफ ने इसी दौरान जो है बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला भी बोला है, कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। जी, आपको बता दीजिए कि प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार आए दिन धरना प्रदर्शन कर रही है। बड़े बड़े प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है। बात कर रहे विधानसभा घेराव का भी कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस शुरू से प्रदर्शन करते आई थी, उसके बाद बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। उसके बाद न्याय यात्रा के माध्यम से पीसीसी की दीपक बैस का बड़ा बयान सामने आया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है। यहाँ तक कि उनका आरोप है कि प्रदेश की सरकार भूमि भारी सरकार हो चुकी है और कवर्धा कांड जो सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने निकल आई है। कवर्धा कांड की बात कर रहे तो वहाँ 3 साहू समाज के लोगों की हत्या हो गई थी, जिसको लेकर साहू समाज भी आक्रोशित नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस भी कवर्धा कांड को लेकर जो है प्रदेश सरकार पर निशाना साधे हुए है। उसी बात को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैस ने कहा है कि जो साहू समाज के 3 लोगों की हत्या हुई, उसमें पूरा का पूरा प्रशासन की लापरवाही सामने निकली। सरकार जिस तरीके से वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कवर्धा की जनता न्याय चाहती है, लेकिन उनकी जो न्याय यात्रा है, कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है, कितना न्याय दिला पाएगी जनता को, क्योंकि उनका दावा है कि जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। जी बिल्कुल जी, चीफ का ये बयान सामने आया है कि जनता में काफी आक्रोश है। पीसीसी चीफ ने बताया मीडिया को कि जो कवर्धा कांड की महिलाएं, ग्राम की महिलाएं भी उनसे मिलने आई थी न्याय यात्रा में, उन्होंने अपना
दुखड़ा वहां पर किसी चीज को सुनाया और उनकी मांग है कि हम लोगों की उसके साथ न्याय हो। जो कवर्धा कांड में घटना घटी, आपको बता दीजिए कवर्धा में 3 लोगों की हत्या हो गई थी और वहीं साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष सहल साहू ने भी इस बात की पुष्टि की है कि प्रशांत साहू की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार जो है सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में महानदी भवन में आगामी खरीफ विपणन साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य वन जलवायु परिवर्तन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। बैठक में फैसला किया गया कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी। क्या है, उप समिति मंत्रिमंडल की बैठक जहाँ हुआ है, जिसमें हमारे आदरणीय कश्यप जी और हमारे मंत्री जायसवाल जी, आदरणीय टंकराम वर्मा जी अधिकारीगण उपस्थित थे। यहाँ निर्णय हुआ धान खरीदी की। धान खरीदी हमारा जो है कैबिनेट में निर्णय के लिए रखे, उसका निर्णय कैबिनेट में रखा गया था। और अगला सवाल जो रेट 3100 रुपये का और 31 क्विंटल का, इसका भी निर्णय कैबिनेट में होगा। बाकी यहाँ निर्णय किए हैं कि 31 रुपये क्विंटल और 30 क्विंटल खरीदने का बात यहाँ हुआ है। वही खबर रायपुर से है, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कांगले ने विधानसभा उपचुनाव निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों के प्रशिक्षण को संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा उपनिर्वाचन के दौरान सभी प्रक्रियाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता से पूरी कराने को लेकर कहा। उन्होंने इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों और निर्धारित प्रतिक्रियाओं का गंभीरता से पालन करने के निर्देश भी दिए। कंगाले ने कहा कि राज्य में विधानसभा की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव होगा और इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीएस ध्रुव भी प्रशिक्षण में मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे, रायपुर पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत और औचक निरीक्षण के लिए अनुपम गार्डन पहुंचे। गार्डन में अनियमितता पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके साथ ही अनुपम गार्डन में बन रहे नए रोड को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए और आगामी कार्य योजना पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को स्वच्छता का पालन कराने की शपथ दिलाई। नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया गया। इस दौरान नगर निगम और जोन के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक राजेश मूणत ने कहा कि गार्डन व्यवस्थित रहे, लोगों के लिए काम हो, यही हमारी मंशा है। स्वच्छ भारत का अभियान भी चल रहा है। मूल उद्देश्य यह है कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारी धरोहर को बरकरार रखना है। साथ ही कवर्धा और बलौदाबाजार की घटना को लेकर राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस घटना को राजनीतिक मोड़ दे रही है। बढ़ते आगे, जिला मुख्यालय सारंगगढ़ में कलेक्टर जन दर्शन के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक दंपति ने साष्टांग करते हुए जमीन पर लौटते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दंपति का आरोप है कि पिछले 13 वर्षों से उनकी जमीन पर अपर सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र में है, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा इसका नहीं मिला है। दंपति का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारियों को बार बार आवेदन भी दिए, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। और इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में दंपति ने अपने शरीर पर आवेदनों को चस्पा किया और मुख्य सड़क से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक साष्टांग करते हुए पहुंचे। वहीं कलेक्टर वर्षा बंसल ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जानकारी लेकर मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
बढ़ते आगे, बिलासपुर के सिल्वर ओक बार में जमकर बवाल हो गया और इस दौरान हुई चाकूबाजी में 2 युवक घायल भी हुए। विवाद की वजह डीजे में डांस करने को बताया जा रहा है। वारदात में पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के नेता और डिप्टी सीएम के करीबी को भी पकड़ा था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि वारदात में वह शामिल नहीं था। वहीं सिविल लाइन पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। बलौदाबाजार में हुई 10 जून की घटना से संबंधित सभी विवादित भड़काऊ वीडियो को डिलीट किया और कलेक्टर दीपक सोनी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश से 10 जून की आगजनी की घटना और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर जिला पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखे हुए, जिसके तहत प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। जिला स्तरीय सोशल मीडिया निगरानी समिति की रिपोर्ट के आधार पर लगातार संदिग्ध आईडी की पहचान के लिए गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कंपनियों से साइबर सेल द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, जिसके तहत 88 URL मेटा को भेजा गया था, जिसमें से 19 इंस्टाग्राम को पेज को बंद करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही 3 इंस्टाग्राम पेज से भड़काऊ वीडियो को डिलीट भी किया गया है और इसके अतिरिक्त साइबर पुलिस एवं थाना प्रभारियों की मदद से सोशल मीडिया में असंवैधानिक एवं गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।